वेरी वॉम वेलकम टू एवरीबॉडी। PD 365 के नेक्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे हाई सीज ट्रीटी। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे हम NCERTs के साथ करते हैं, राइट। सो अनक्लॉज क्या होता है? फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। मतलब ये एक इंटरनेशनल लॉ है, यानी कि एक से दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर लागू होने वाला इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ नॉट अ नेशनल लॉ, सिर्फ एक देश पर लागू होने वाला नहीं है। UNCLOS is the international law that decides who can use which part of the ocean and how। ये एक ऐसा लॉ है जो बताता है कि अगर ये समंदर है तो ये एरिया किसका है, ये एरिया किसका है, ये एरिया किसका है, इस पर कौन रूल कर सकता है। रूल नहीं, मेरा मतलब कौन गवर्न कर सकता है, कौन इस पर लॉ बना सकता है, और ये पार्ट जो इनका है ये यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्या इस पर इनका है तो मतलब यहाँ पर ये जितने भी कोरल बोलते हैं उनको, जो कोरल्स हैं, फिशेस हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, उनको उड़ा देंगे? ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अनक्लॉज एक ऐसा लॉ है जो सी के ऊपर लागू होता है, समंदर का लॉ है। ये बताता है कि हम एक ओशन का पार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस, समंदरों का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इंडिया ने 1982 में इसको अडॉप्ट किया था। बना कब था? 1971 में, राइट। नाउ इन्फोर्स मतलब अडॉप्ट करना अलग होता है, इन्फोर्स करना अलग होता है। इन्फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट कब हुआ सबसे पहले बारी? 1994 में। इसमें 160 कंट्रीज इसका पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट हो, तो आपको याद करना अनक्लॉज का इंडिया भी पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है कि जो समंदर है, जो ओशंस हैं, जो सीज़ हैं, जो बिग वाटर बॉडीज़ हैं, उनका इस्तेमाल बहुत फेयर हो, बहुत पीसफुल हो, यानी कि कोई भी ओशन टेररिज्म के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, पायरेट्स वगैरह जो हैं वो होल्ड ना करें। सस्टेनेबल यूज़ हो हमारे मरीन पार्ट ऑफ द अर्थ का, ठीक है। तो अनक्लॉज करता क्या है जी? ऑब्जेक्टिव पता लग गया, 1984 में शुरू हुआ था, पता लग गया। यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है, पता लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी है, पता लग गया। करता क्या है? ये ओशंस को जोन्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये ओशन है, उसको इसने डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल जो ये येलो पार्ट है वो लैंड है। तो लैंड के मतलब अगर ये कंट्री है, ये इंडिया है, ठीक है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी समंदर है वो इंडिया का है। इसको हम बोलते हैं हमारा समंदर, यानी कि टेरिटोरियल सी। फिर जब 12 नॉटिकल माइल्स प्लस एक और 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि टोटल 24 नॉटिकल माइल्स हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिगस जोन वो भी हमारा होता है, ठीक है। 200 यानी कि 200 नॉटिकल माइल, इंडिया की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल जितना समंदर की लिमिट होगी वो होगा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद एक इकोनॉमिक जोन जब ख़त्म हो जाता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद शुरू होता है हाई सीज़। और हाई सीज़ किसी का लैंड नहीं होता है, यानी कि नो नेशन कैन गवर्न इट, नो नेशन कैन मेक लॉज फॉर हाई सीज। ये एक ऐसा एरिया है जो आपकी लिमिट के बाहर है। आपकी लिमिट सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स की है, उसके बाद आपकी लिमिट नहीं है। और उसके बाद जो एरिया शुरू होता है उसको हाई सीज बोलते हैं, ठीक है। फिर डीप सी बेड होता है, ठीक है जी, जो समंदर के अंदर होता है वो भी नहीं होता है किसी का। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो अपनी होती है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस होती है, ये देखिए 12 नॉटिकल माइल्स की जितनी है हमारी एयर में वो हमारी स्पेस है, यानी कि नेशनल है। और फिर इंटरनेशनल हो जाती है, ये नहीं कि रशिया का एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं उड़ सकता, ठीक है ना। ये डिफ़ाइन करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगे देशों की। ये रेगुलेट करता है नेविगेशन को, फिशिंग को, माइनिंग को, यानी कि कौन से समंदर के किस रीजन में कौन अलाउड है फिशिंग करना, माइनिंग करना। फॉर एग्जांपल इंडिया का ये है 12 नॉटिकल माइल्स है, ये यहाँ पे कल आके USA माइनिंग कर रहा है, अरे आप कर ही नहीं सकते, इंडिया का पार्ट है,
ठीक है। प्रोटेक्ट करता है मरीन इन्वायरमेंट, मरीन का मतलब होता है समंदर, समंदर की इन्वायरमेंट को, समंदर के इकोसिस्टम को, जो उसमें आते हैं आपके कोरल बीच आते हैं, एक शार्क्स आते हैं, प्रेडेटर्स आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, एक्सेट्रा। अब जोन्स को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है टेरिटोरियल सी, यानी कि उस देश का सी, जो समंदर का पार्ट उस देश का है 125% उसी का है, उस पर कोई और अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता। इसलिए इसको बोलते हैं द फुल कंट्रोल ऑफ द कोस्टल स्टेट। जिस स्टेट की कोस्ट लग रही है उसका ये होगा, इसलिए उस रीजन को कोस्टल स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी फॉरेन शिप अलाउ नहीं होती है। फॉरेन शिप्स अलाउड इनोसेंट पैसेज, हाँ, फॉरेन शिप्स जो होती हैं वो अपना ट्रेड करने नहीं आ सकती, लेकिन इंडिया का अगर ट्रेड हो रहा है उसके लिए वो आ सकती हैं। ये नहीं कि वो यहाँ पे कोई शिप आ रही है और अपना सामान लेके वो चली गई, नहीं। आप अगर इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली वहीं से होकर जाएगा। और कितना लिमिट होता है इसका? 12 नॉटिकल माइल्स। ये हम इसकी बात कर रहे थे अभी, टेरिटोरियल सी की, ये वाला एरिया, ये कोस्टल स्टेट के अंदर आता है, राइट। नेक्स्ट, कॉन्टिगुअस जोन, ये होता है, अगर ये इंडिया है, ये हो गया आपका टेरिटोरियल सी। 12 किलोमीटर के बाद जितना 12 नॉटिकल माइल्स आएगा, 19 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल, तो या 12 नॉटिकल माइल, हैव टू कंफर्म। तो 12 + 12 ये 24 हो गया टोटल। 24 नॉटिकल माइल जितना होगा इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। ये जो जोन होता है ये बहुत लिमिटेड एक्सेस का होता है, मतलब कि ये कंट्रोल जितना कंट्रोल आप अपने टेरिटोरियल सी पे कर सकते हो उससे थोड़ा कम कंट्रोल आपका कॉन्टिगुअस जोन पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जैसे स्मगलिंग, टैक्स एवेजन या इलीगल माइग्रेशन या पायरेट्स हैं, हाँ, आप उनको मना कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है कॉन्टिगुअस जोन। फिर आ जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लिमिट होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई विंड एनर्जी प्लांट करना है, बायोथर्मल करना है, वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिश, ऑयल, गैस, मरीन एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, कुछ भी आपको करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप ही का है, आप नेविगेट कर सकते हैं इकोनॉमिकली। फिर आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला एरिया। इसका लिमिट होता है अप टू 350 नॉटिकल माइल्स। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी बियॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये कोस्टल स्टेट है, ये आपका टेरिटोरियल सी आ गया, फिर ये पूरा का पूरा आ जाए, ये जो 24 किलोमीटर हो गया है ना, ये आ जाता है आपका कॉन्टिगुअस जोन। फिर 200 नॉटिकल माइल तक का आ गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर 350 नॉटिकल माइल्स यानी यहाँ से यहाँ वाला आ गया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो ऑब्वियसली लैंड पर होती है, तो वहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हैं मिनरल्स की, लेकिन आपको उसके ऊपर का जितना पानी है उस पर हक नहीं, आपको सिर्फ उस लैंड पर हक है, ओके। अब बात करेंगे हाई सीज़ की, जिसकी न्यूज़ है। हाई सीज़ होता है बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समंदर होता है ये वाला पार्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वाला पार्ट, ठीक है। ये किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। इधर आप नेविगेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आप फिशिंग भी कर सकते हैं, राइट। एरिया, अब आते हैं दो एरिया पे, इसको बोलते हैं डीप सी बेड। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टडी एंड पीपल मोस्टली गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। ये होता है आपका डीप सी बेड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के भी बहुत बाद, मतलब 350 नॉटिकल माइल्स के भी बहुत बाद में, ये किसी का एरिया नहीं होता। इसको दो एरिया भी बोलते हैं डीप सी बेड को। ये बियॉन्ड होता है नेशनल जुरिस्डिक्शन के, यानी कि नेशन का कंट्रोल के बहुत दूर। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये आप अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के अपनी वॉल पे लगा सकते हैं या रजिस्टर पे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डीप सी बेड को कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड बोला गया है, ठीक है। एंड इट इज़
मैनेज्ड बाय, ऑफ कोर्स अगर वो नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता, यानी कि वो कोस्टल स्टेट नहीं संभालती है, उस पर नहीं कंट्रोल करती है, तो कौन करता है? इस पर कंट्रोल करने वाले हैं इंटरनेशनल, ऑब्वियसली सीबेड, डीप सीबेड अथॉरिटी। ओके जी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो 2 एरिया होता है, यानी कि डीप सीबेड होता है, वो किसी का एरिया नहीं होता है, कोई कोस्टल स्टेट उस पर रूल नहीं कर सकती, नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर वो नहीं आता है, उसको एक इंटरनेशनल अथॉरिटी गवर्न करती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और इसको कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो अनक्लॉज है आपका, उनक्लॉज भी बोलते हैं इसको, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, स्पेशली कौन सी? मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है। ये प्रिवेंट करता है कि पानी में पोल्यूशन ना हो, बायोडाइवर्सिटी को कोई दिक्कत ना आए। फिशिंग अगर हो रही है तो सस्टेनेबल हो रही है, नहीं कि एक दिन फिशिंग करने आए तो सारी समंदर की मछलियाँ ख़त्म हो गई। फ्रॉम बेस फॉर BBNJ फॉर्म्स द बेस ऑफ द BBNJ ट्रीटी, द हाई सी ट्रीटी। अब बियॉन्ड द बेस ऑफ नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी है एक, मतलब हाई सीज ट्रीटी उसको बोलते हैं। ये देखिए, ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब आप मुझे बताओ वो कौन सा एरिया है जो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है? कौन कौन सा एरिया है? एक तो आपका हाई सी हो गया, हाई सी बेड आपका हाई वाटर हाई सी हो गया, एक हो गया आपका डीप सी बेड। तो ये हाई सी भी इसकी बात कर रहा है, इसलिए उसको हाई सी ट्रीटी भी बोला गया है। ठीक है। ऑल्सो नोन एज द हाई सी ट्रीटीज। इट इज़ रेटिफाइड बाय 60 कंट्रियों ने रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव कर दिया है। ठीक है। एंड विल एंटर इनटू फोर्स। तो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशन, बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट जो हुआ है वो या तो हाई सीज के लिए यूज़ होगा या डीप सी बेड के लिए होगा। तो ये हाई सीज की बात कर रहे हैं। तो 60+ कंट्री ने इसको रेटिफाई कर दिया है। ठीक है। हाँ, ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म भी है, यानी कि अगर हमको पता है कि अगर कोई आज अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में अगर कोई केस होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करवाएगा। ठीक है। झारखंड और उत्तराखंड में कोई लड़ाई हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट ठीक करवाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर सी के ऊपर कोई केस हो रहा है, समंदर की लड़ाई हो रही है, तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो है ही, लेकिन अनक्लॉज का इट लॉस इस पर जुरिस्डिक्शन देता है, यानी कि ट्रिब्यूनल है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप जुडिशरी का जो समंदर के केसेस में पार्टिसिपेट करता है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी ट्रिब्यूनल है ये, जो अनक्लॉज के अंदर आता है। ठीक है जी। नाउ ये इसका सिंबल हो जाता है, मतलब लोगो है, द लॉज ऑफ द सी, अनक्लॉज जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी। ठीक है। फिर इसका वन लाइन फैक्ट क्या है? ये अनक्लॉज कब अडैप्ट हुआ था? 1982 में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स। आप मुझे बताइए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कितनी है? 350 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल सी की 12 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की 24 नॉटिकल माइल्स। डीप सी बेड क्या किसी के अंडर आता है? नहीं आता है। क्या हाई सीज किसी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है? नहीं आता है। राइट। टेरिटोरियल सी का 12 नॉटिकल माइल्स। डीप सी बेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इंडिया सिग्नेटरी है, यानी कि इंडिया ने इसको में साइन किया है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है। अब ये तो बात क्या है कि जो हाई सीज ट्रीटी है ये 60 कंट्री ने राटिफाई कर दी है। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। ऑब्वियसली अब आप सीज की बात कर रहे हैं, अगर आप वो नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? मानना पड़ेगा। किसके अंडर हुई है? ये अनक्लॉज के अंडर हुई है। अनक्लॉज जो थी उसके 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें से ये थर्ड है, यानी कि पहले 2 हो चुकी हैं। पहले 2 कौन सी हो चुकी हैं? एक 1994 में हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है। एक हुई थी पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन, एक थी फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट। नाम ही बता रहा है। पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन जो हुई थी वो क्यों हुई थी? मिनरल रिसोर्सेज पे। उसने ये अलाउ किया था कि आप कैसे और कब एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स धरती में से जो कि सी बेड पे लगते हैं। और फिश स्टॉक एग्रीमेंट ने बताया था कि आप लिमिट में सस्टेनेबली फ़िशिंग कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो क्या आपने याद करना है? कुछ याद नहीं करना है, बस याद करना है कि 1994 में एक हुआ था, 1995 में हुआ था, अभी 2023 में हुआ है, दैट्स इट। इसमें मिनरल्स की बात हुई थी, इसमें फिशेस की बात हुई थी, और इसमें हाई सीज की बात हो रही है, ठीक है जी। तो BBNJ का जो अग्रीमेंट है, इसका एम क्या है कि हमने कंजर्वेशन करनी है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, यानी कि जो समंदर की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने की और सस्टेनेबल यूज़ करने की कोशिश हम करेंगे। और किसकी? वो एरिया की विच इज़ बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन, दैट इज़ योर हाई सीज एंड डीप सी बेड, ठीक है जी। यानी कि एरिया एक्सक्लूड बियॉन्ड द इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें इम्प्लीमेंटेशनल मिनिस्ट्री कौन सी इंपॉर्टेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर भी हम स्टार लगाएंगे। फिर मैंडेटेड टू एंटर इनटू फोर्स 120 डेज आफ्टर द कंट्री सर्टिफाइड इट। अगर आपने फॉर एग्जांपल आज ही साइन कर दिया है इस पर कि वी आर अ पार्ट, तो उसके 120 दिन के बाद ही आपको वो इन्फोर्स लाना पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, राइट, विद इन 4 months। इसमें पिलर्स क्या हैं, इसके की पिलर्स क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें इतना हम लाइन लाइन नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा कि इसका एम है मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना हाई सीज़ में। कभी भी कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसको लीगली कैसे कर सकते हैं उसमें कोशिश करना, मरीन बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम्स को कंजर्व करना हमारा काम है, मैनेज करना हमारा काम है, ठीक है जी। फिर जो हमारे मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको भी हमको फाइनेंशियली शेयर करना है कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है जी। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे हम, और मरीन टेक्नोलॉजी अगर हमारे हिस्से कोई आई है तो हम उसकी नॉलेज शेयर करेंगे। ये नहीं कि अब टेक्नोलॉजी हमको पता लग गया तो हम किसी और देश के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि अगर हम उसके साथ शेयर करें तो एक और पॉइंट ऐड करके हम वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी आएगा, यानी अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो, इसलिए एक आप सर्टिफिकेट लेंगे गवर्नमेंट से या अनक्लॉज से जो आपको ये परमिशन देगा कि हाँ, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को इतना हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो जी हाँ, आप बिल्कुल ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीप सी माइनिंग के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लेनी ज़रूरी होती है। एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आप लेते हैं आपके अनक्लॉज से, जो आपको बताता है कि एनवायरनमेंट पे इसका इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए आप कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही गलत होगा, यानी उसमें बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल फर्टिलिटी को हार्म है, तो वो रेटिफाई नहीं करेंगे। अग्रीमेंट में जो एक्सेप्शंस हैं वो ये कि आप प्लीज़ किसी भी टेरिटोरियल सी को, हाई सी को वॉरशिप के लिए यूज़ मत करिए, ठीक है, ये बात है। PYQ क्या आए थे जिस पे वो पढ़ते हैं? सबसे पहले आया था कि आप हमें ये ऐसे सेंटेंस बताइए जो अनक्लॉज के लिए करेक्ट हैं। फर्स्ट, अनक्लॉज डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशन इन देयर यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। सही बात है, 58 में अडॉप्ट हुआ था, क्या ये बात सही है? इंडिया सिग्नेचर ये सही है और ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि 1982 में अडॉप्ट हुआ था, आप याद रखेंगे अब 1982, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड किस चीज़ के लिए हुआ था? हमको पता था ये हमारा कोस्टल है, कोस्टल स्टेट है हमारी, ये हो जाता है हमारा टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, फिर टोटल 24 नॉटिकल माइल्स हो जाएंगे आपके कॉन्टिगुअस जोन के लिए। फिर आ जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज़ फॉर 220 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 याद रखना। फिर 350 के लिए टोटल नॉटिकल माइल्स के लिए आ जाता है आपका ये है, यहाँ पे होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर आ जाता है आपका हाई सीज एंड डीप सी बेड, ये किसी नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं होते हैं। पूछा है कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड किसको बोला है, इसमें से किसको बोला है? डीप सी बेड को बोला है, ठीक है जी। डीप सी बेड इज़ बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इसीलिए उसको ये से बोला है, तो एरिया भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में क्या करेक्ट है वो बताएं। इट एक्सटेंड्स 200 नॉटिकल माइल्स, बिल्कुल सही है। कोस्टल स्टेट हैज़ सॉवरेन राइट्स फॉर एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ वो उसका एक्सक्लूसिव जोन है, तो यस
अदर स्टेट्स कैन नॉट नेविगेट थ्रू EEZ, नहीं ये सही नहीं, क्योंकि वो ट्रेड के लिए आना जाना तो वहीं से पड़ेगा ना, इकोनॉमिक के लिए यूज़ होगा, तो इकोनॉमी विदाउट ग्लोबलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? EEZ इज सेम एज टेरिटोरियल सी, नहीं. टेरिटोरियल सी में आपका पूरा का पूरा हक होता है, वहाँ पे कोई शिप्स वगैरह अलाउड नहीं होती है, यहाँ पे अलाउड होती है ट्रेड के लिए. कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंक्लूड्स वाटर कॉलम, नहीं, इट इंक्लूड्स लैंड. हाई सीज अंडर कंट्रोल ऑफ कोस्टल स्टेट्स, हाई सीज आर अंडर नॉट एनी नेशनल जुरिस्डिक्शन. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो राइट देती है ओवर सी बेड रिसोर्सेज, सी बेड के रिसोर्सेज पे. आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सी बेड पे माइनिंग कर सकते हैं. ओके मतलब ये वाले एरिया पे जितने जो भी सी बेड क्या होता है? समंदर का सबसे निचला हिस्सा, ये वाला. तो यहाँ पे तो आप कर ही सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप. इसके बाद जो लिमिट हो गई उसके बाद नहीं आप कर सकते. ठीक है. फिर अनक्लॉज क्या क्या रेगुलेट करता है? फिशिंग, माइनिंग, रिसर्च, सब करता है. डन है. तो बस हमने वही पढ़ लिया था कि इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट क्या होता है अनक्लॉज का, कि ये रूल्स बनाता है ओशंस के लिए. ठीक है जी. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें डिटेल में लॉज लिखे गए हैं. 3 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स थे. नंबर 1 1994 में जिसने मिनरल्स के बारे में बात की थी, डीप सी बेड को कॉमन हेरिटेज बोलते हैं. फिर 1995 में जिसमें फिश स्टॉक्स की बात हुई थी. ठीक है जी. फिर इतना ही बात हुई थी. ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया है. नो वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट क्लास में हम रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे. राइट. इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ हमें बताएं. आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल एंड स्टडी दिस इन डिटेल. हमने इसके रिलेटेड BYQs भी डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप आपको ये क्रक्स इसका याद रहा होगा. एक 1994 में हुआ था पार्ट 11 जिस मिनरल्स पे था. 1995 पे फिश स्टॉक्स फिशिंग पे था. 2023 पे हाई सीज जुरिस्डिक्शन फॉर मरीन बायोलॉजिकल, जो हाई सीज में है उसको डेवलप एंड प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके.